हम लोगों ने पार्ट 1 की क्लास में ये चर्चा करी थी कि जो रीजनरेशन होता है वो क्या है कि किसी पार्ट का फिर से रीएक्टिवेट हो जाना, है ना। फिर से पूरा अगर कोई पार्ट मिसिंग है, डैमेज है, तो फिर से बन जाना क्या कहलाता है? रीजनरेशन कहलाता है। एंड रीजनरेशन के मेनली दो टाइप्स मैंने आप लोग को बताए थे। एक इपीमॉर्फोसिस होता है, दूसरा मॉर्फोलेक्सिस होता है। इपीमॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है कि अ, उसमें आपका जो पार्ट डैमेज है या फिर मिसिंग है वो केवल रीग्रोथ होता है, ठीक है। मॉर्फोलेक्सिस में क्या होता है कि आपका छोटे से बॉडी पार्ट से आपका पूरा एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉर्फोलेक्सिस बोलते हैं, है ना। यहां तक तो क्लियर था, ठीक है। अब उस चीज को इपीमॉर्फोसिस एंड मॉर्फोलेक्सिस को हम लोग थोड़ा सा डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करूं? हेलो, सुनाई दे रहा है ना? हेलो, जहाँ पे आवाज नहीं आएगी बता देना तुरंत, ठीक है। तो इपीमॉर्फोसिस में क्या होता है, सबसे पहले अगर हम समझें तो जैसे मान लो एक एनिमल है, सेलामेंडर है, ठीक है। ध्यान से सुनना, एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम क्या है? सेलामेंडर है ना। अगर हम सेलामेंडर के लिम्ब को काट दें, है ना, तो एक ब्लास्टिमा बन जाता है, हम लोगों ने चर्चा करी थी, है ना। अगर हम ये लिम्ब है किसका? सेलामेंडर का, अगर हम उसको कट कर दे तो क्या बन जाता है? एक यहाँ पे क्या बन जाता है? ब्लास्टिमा बन जाता है, ठीक है। ये ब्लास्टिमा एक सॉफ्ट रेड स्ट्रॉबेरी जैसा एक लंप होता है, ठीक है। और ये ऐसा ग्रुप है जिसमें पुराने मेच्योर सेल्स, जैसे कि बोन सेल्स, मैंने उस दिन चर्चा करी थी, बोन सेल्स हो गए, मसल्स के सेल्स हो गए, ठीक है, वापस स्टेम सेल्स में बदल जाते हैं। कैसे स्टेम सेल्स? यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स में बदल जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो ये कहाँ पे होता है? ब्लास्टिमा के अंदर होता है। अगर मैं आपको इस सीन पे दिखाऊं तो ये जब हमने ये ऐसा पार्ट है कि जहां से हम लोगों ने इसको कट करा था। जब हमने कट करा तो अगर आप इस डायग्राम में देखोगे, ये थोड़ा ये रियल पिक्चर है एंड ये कलरफुल उसको किया गया है। तो अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे तो जो पीला वाला पोर्शन है, जितना भी पीला वाला पोर्शन है, ये आपको यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन हुआ है। डी डिफरेंशिएशन का मीन्स यहाँ की जो सेल्स थी, इस कटे हुए पार्ट की जो सेल्स थी, वो फिर से क्या हो गई? यूनिपोटेंट सेल बना ली है, यानी वो ऐसी सेल्स बन गई जो आगे जाके ग्रोथ में हेल्प करेंगी एंड फिर से डिफरेंशिएट होंगी, ठीक है। एंड यहाँ का ये जो रेड वाला पार्ट है, ये आपका क्या है? ब्लास्टिमा है, ठीक है। एंड ब्लास्टिमा के जस्ट ऊपर एक कैप बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिकल एक्टोडर्मल कैप बोलते हैं। ये इतना चीज मैंने पिछली वाली क्लास में समझाया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो अगर हम इसको रीड लगाना चालू करें तो इपीमॉर्फोसिस इज द रीजनरेशन ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन वे दैट इन्वॉल्व द एक्सटेंसिव सेल प्रोलिफरेशन, सोमैटिक स्टेम सेल्स डिफरेंशिएशन, रिफॉर्मेशन एज वेल एज ब्लास्टिमा फॉर्मेशन। यानी इपीमॉर्फोसिस एक स्पेसिफिक पार्ट का रीजनरेशन होता है। मॉर्फोलैक्सिस में क्या होता है? उस पार्ट से पूरा का पूरा एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। मैंने क्या करा, मान लो हाइड्रा है, हाइड्रा का ये पार्ट मैंने निकाला, तो इस पार्ट से पूरा का पूरा एक नया हाइड्रा बन जाना, वो मॉर्फोलैक्सिस था। बट इपीमॉर्फोसिस में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक पार्ट का फिर से रीग्रोथ कर जाना क्या कहलाता है? इपीमॉर्फोसिस कहलाता है। और इन दैट वे क्या क्या होता है? सेल का प्रोलिफरेशन होता है, बट मॉर्फोलैक्सिस में सेल का प्रोलिफरेशन नहीं होता। सोमैटिक स्टेम सेल्स का प्रोलिफरेशन होगा, डी डिफरेंशिएशन होगा, हम लोगों ने चर्चा करें। डी डिफरेंशिएशन के बाद री डिफरेंशिएशन यानी रिफॉर्मेशन होगा, और क्या बनता है? ब्लास्टिमा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। Epimorphosis can be considered a simple model for development, though it only occurs in the tissue surrounding the site of injury rather than occurring the system wide. कह रहा है कि इपीमॉर्फोसिस को हम एक सिंपल मॉडल का डेवलपमेंट कंसीडर करते हैं,
क्यों सिंपल मॉडल का कंडीशन, मतलब सिंपल मॉडल क्यों हम इसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये केवल वहीं उन्हीं के टिश्यू में होता है, उन्हीं के जहां पे इंजरी हुई है। अगर मैंने उसका लिम्ब ऐसे करके लिम्ब था एंड ये लिम्ब मैंने कट कर दिया है, ठीक है, तो उसकी पूरी बॉडी में ये मैकेनिज्म नहीं चलेगा, केवल उसी पार्ट में ये मैकेनिज्म चलेगा जो पार्ट मिसिंग है या फिर डैमेज है। तो उस अकर इन द टिश्यू सराउंडिंग द साइट ऑफ इंजरी, उन्हीं टिश्यू पे होगा जो कि उस इंजुरी के आसपास की टिश्यूज है, ठीक है, रेदर देन अकरिंग सिस्टम वाइड, ना कि पूरे सिस्टम पे ये वर्क करेगा, है ना, आया समझ में। देन epimorphosis restore the anatomy of the organism and the original polarity that existed before the destruction of the tissue and structure of an organism। इपीमॉर्फोसिस वो पूरी की पूरी सेम एनाटॉमी ऑर्गेनिज्म को फॉलो करता है, उसको क्या कर देता है, रिस्टोर कर देता है सेम पोलरिटी में, मतलब एकदम ओरिजिनल पोलरिटी में। अगर वो फिंगर उसके 5 रहे होंगे तो 5 ही होंगे, जिस पैटर्न में रहे होंगे सेम टू सेम पैटर्न को वो क्या करेगा, सेम टू सेम एनाटॉमी को, सेम टू सेम पोलरिटी को वो फॉलो करेगा। आई मेरी बात समझ में। देन epimorphosis regeneration can be observed in both, ये vertebrates में भी होता है एंड invertebrates में भी होता है ना, जैसे कि salamander is a vertebrate and annelids and planaria में भी यही epimorphosis होता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इनवर्टिब्रेट्स हो जाएंगे, ठीक है। नाउ कम टू द सेलामेंडर में इपीमॉर्फोसिस रीजनरेशन की पूरी मैकेनिज्म समझते हैं। तो जब ही हम सेलामेंडर का लिम्ब एम्पुटेटेड करते हैं, एम्पुटेटेड यानी सेलामेंडर के लिम्ब को कट करते हैं, तो रिमेनिंग लिम्ब सेल्स रिकंस्ट्रक्ट न्यू लिम्ब। जो लिम्ब जिस पार्ट में हमने उसको कट करा है, फॉर एग्जांपल मैंने इस पार्ट को यहाँ पे ऐसे कट कर दिया है, ठीक है, तो जो इस एम्पुटेड पार्ट की जो रिमेनिंग की सेल्स होंगी, ये वाली सेल्स होंगी, वो पूरे के पूरे लिम्ब को यहाँ पे रीजनरेट कराने का काम कराएंगी, ठीक है। तो द रिमेनिंग लिम्ब सेल्स रिकंस्ट्रक्ट अ न्यू लिम्ब, ठीक है, कंप्लीट विद ऑल इट्स डिफरेंशिएटेड सेल्स अरेंज इन द प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है, मतलब एकदम प्रॉपर ऑर्डर में जो डिफरेंशिएटेड सेल्स है वो कंप्लीट विद ऑल इट्स डिफरेंशिएटेड, जैसे कि जैसे मतलब जो डिफरेंशिएटेड सेल है उसका कंप्लीट ऑर्डर में कंप्लीट अरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है। रिमार्केबली द लिम्ब रीजनरेशन ओनली द मिसिंग स्ट्रक्चर एंड नो मोर। अगर हम इस तरीके के लिम्ब रीजनरेशन में देखें तो केवल वो मिसिंग स्ट्रक्चर जो है वो फिर से रीडेवलप हो जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ लिम्ब इज एम्पुटेड, अगर हमने लिम्ब कट करा है एट द वृष्ट, वृष्ट मतलब कलाई के पास, ठीक है, तो द सैलामेंडर फॉर्म्स अ न्यू वृष्ट, तो सैलामेंडर क्या बनाएगा, एक न्यू वृष्ट बनाएगा एंड फुट, बट नो मोर न्यू एल्बो, बट वो कोई नया एल्बो नहीं बनाने वाला, मतलब जो पार्ट मिसिंग है, जिस पार्ट से हमने उसको कट करा है, ये एल्बो है उसका, इस एल्बो को नहीं बनाएगा, केवल वो वृष्ट बना देगा एंड वही फिंगर वगैरह बना देगा, ये फुट बना देगा, फुट है ना, तो ये बात है। तो इन सम वे द salamander limb knows where the proximal distal axis and has been served and it able to regenerate from that point। तो वो कह रहा है कि कहने का मतलब उस सेलामेंडर लिम्ब जो एम्पुटेटेड जो कटा हुआ है, उसको कहीं ना कहीं ये पता है कि कौन सा उसका डॉर्स प्रॉक्सिमल एक्सिस है एंड कौन सा उसका डिस्टल एक्सिस है। हम लोगों ने कल चर्चा करी थी कि डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल का मतलब क्या है, कि डिस्टल का मतलब ये है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये मान लो ये है इस साइड का जो पोर्शन है, इस साइड का जो पोर्शन है वो उस मैंने अगर इस सेलेमेंडर को ऐसे बनाया है, ठीक है, ये सेलामेंडर है, ये इसका हाथ है, ये इसका हाथ है, ठीक है, तो ये जो इस साइड का हाथ है इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड इस हाथ को बोलते हैं हम लोग डिस्टल। तो कहीं ना कहीं उस लिम्ब को पता है कि ये प्रॉक्सिमल साइड का पार्ट है, तो इसमें प्रॉक्सिमल साइड में ऐसे लिम्ब ऐसे बने होंगे, ठीक है ना। अगर ये उसको पता होता कि डिस्टल होता तो डिस्टल में तो ऐसे बन जाता, है ना। अगर उसको अननोन होता, उसको पता है प्रॉक्सिमल है, तो प्रॉक्सिमल का मतलब इस साइड में ही ग्रोथ करा रहा है, ठीक है, एंड डिस्टल का मतलब इस साइड में ही बनाना है, ठीक है, वो लिम्ब को बना होता है। उसके लिए भी कुछ बहुत सारे फैक्टर है जो कि हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले यहाँ तक सब कुछ मेरी बातें समझ में आई कि नहीं आई वो बताइए। मैंने बस अभी तक इतना ही चर्चा करा है कि जिस पार्ट को कट करोगे वो डेवलप होगा एंड सेलामेंडर को लिम्ब को पता है कि कौन सा उसका प्रॉक्सिमल एंड है, कौन सा उसको डॉर्सल एंड है, उसके लिए भी बहुत सारे फैक्टर है, ठीक है। आगे चर्चा करता है। सेलामेंडर ऑक्युपाइज एपिमॉर्फिक रिजनरेशन बाय सेल डिफरेंशिएशन
टू फॉर्म रीजनरेशन ब्लास्टिमा। ठीक है, सैलामेंडर जो है वो इपीमॉर्फिक रीजनरेशन कर पाता है किसके वजह से? डी डिफरेंशिएशन की वजह से। यू नो दैट कि वहां की सेल्स जो हैं, यहाँ की जो सेल्स रही, ये वाली जो सेल्स है ये कहाँ पे चली जाती है? डी डिफरेंशिएशन में चली जाती है। और डी डिफरेंशिएशन की वजह से जो यूनिपेटेंट स्टेम सेल्स बनते हैं, है ना, उसका जो ग्रुप है, जो उस स्टेम सेल का ग्रुप है, उसी को क्या बोलते हैं? रीजनरेशन ब्लास्टिमा बोलते हैं। तो वो कैसे बना है? डी डिफरेंशिएशन से बना है। जो वहां की जो सेल्स थी उसके डी डिफरेंशिएशन से क्या बना है? रीजनरेशन ब्लास्टिमा, विच इन द केस ऑफ अग्रेशन ऑफ अ रिलेटिवली अनडिफरेंशिएटेड सेल। जो कैसे बना है? अग्रेशन से बना है। अग्रेशन मतलब ग्रुप, है ना, जो ग्रुप बना है किसके ग्रुप से बना है? अनडिफरेंशिएटेड सेल से। अब भाई किसी सेल का अगर ये आपका सेल है, मान लो तो मैं मसल सेल्स है, ठीक है, ये बोन सेल्स है, ये सब किस में गई है? डी डिफरेंशिएशन में। अब ये क्या बन गया? यूनिपोटेंट सेल। ठीक है, तो ये जो यूनिपोटेंट सेल्स है ये अनडिफरेंशिएटेड है। इनको अनडिफरेंशिएटेड मतलब ये डिफरेंशिएटेड नहीं है, इनको मैं मसल्स नहीं बोल सकता, इनको मैं लिम्ब नहीं बोल सकता, है ना, इसको मैं नर्व नहीं बोल सकता। तो ये वैसे नहीं है ना, ये कैसे हो गए? आपके अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हो गए। और इस अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के जो ग्रुप्स होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रीजनरेशन ब्लास्टिमा। और जब ये रीजनरेशन ब्लास्टिमा फिर से रीडिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर आपका पूरा का पूरा टिश्यू बनेगा उसी पैटर्न में। ठीक है, derived from the originally different tissue that are proliferate and reproliferate into the new limb parts। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि बोन, डर्मिस, कार्टिलेज जस्ट बिनीथ द अम्पुटेशन, मतलब जहां पे हमने कट करा है उसके नीचे का बोन, डर्मिस, कार्टिलेज, ये सारी सेल्स क्या बनाती है? रीजनरेशन ब्लास्टिमा बनाती है। कैसे? डी डिफरेंशिएशन से। ठीक है, फिर डी डिफरेंशिएशन के बाद क्या होता है? सेल डिवीजन होता है एंड क्या होता है? रीडिफरेंशिएशन, यानी ये पूरी की पूरी जो सेल्स है अपने ओरिजिनल टाइप की सेल्स को फिर से बना लेती हैं। आई मेरी बात समझ में? आई मेरी बात समझ में? तो पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? आपका डी डिफरेंशिएशन होगा। डी डिफरेंशिएशन से क्या बनेगा? रीजनरेशन ब्लास्टिमा। रीजनरेशन ब्लास्टिमा क्या होता है बताओ बेटा? व्हाट इज रीजनरेशन ब्लास्टिमा? तो जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का ग्रुप होता है उसको रीजनरेशन ब्लास्टिमा बोलते हैं। और वो कैसे बनते हैं? डी डिफरेंशिएशन से बनते हैं, जो कि एम्पुटेड पार्ट में के सेल्स से। ठीक है, तो जैसे ही हमने क्या करा, व्हेन सैलामेंडर लिम्ब को हम एम्पुटेटेड करेंगे यानी कट करेंगे, तो हम यू नो दैट कि प्लाज्मा क्लॉट बन जाएगा। वहां पे क्या बन जाएगा? प्लाज्मा क्लॉट। प्लाज्मा क्लॉट का मतलब क्या है कि मैंने इस पार्ट को कट करा है ना, एंड जैसे मैंने यहाँ पे कट करा मान लो, ठीक है, तो है ना, तो यहाँ पे तुम समझते हो कि यहाँ पे थोड़ी देर बाद एक ऐसे लेयर बन जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? यहाँ पे क्या बना? प्लाज्मा कॉट। एंड यहाँ की जो सेल्स है ये क्या जाएंगी? डी डिफरेंशिएटेड होने लगेंगी। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? रीजनरेशन ब्लास्टिमा बन जाएगा। और इस रीजनरेशन के ब्लास्टिमा जो प्लाज्मा कॉट था वो थोड़ा सा एक बड़ी सी लेयर बना लेगी, जिसको हम लोग एपिकल एक्टोडर्मल कैप बोलते हैं। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ एपिकल एपिडर्मल कैप या फिर एक्टोडर्मल कैप। ठीक है, तो विद इन 6 to 12 आवर एपिडर्मल जो सेल्स है फॉर्म अ रिमेनिंग स्टेम, माइग्रेट टू कवर वाउंड सरफेस फॉर्मिंग द वाउंड एपिडर्मिस। इट कंट्रास्ट टू वाउंड हीलिंग इन एनिमल, नो स्कार फॉर्म एंड नो डर्मिस डज नॉट मूव द एपिडर्मिस टू कम टू द एम्पुटेशन पार्ट। ठीक है, कहने का मतलब ये बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए बेटा, देखो ध्यान से समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है बट इतना भी नहीं। अगर मैंने इस पार्ट को ये तो रीजनरेटेड दिखाया गया है, बट अभी ये मान लो मैंने इसको कट करा है, तो ये जो यहाँ का एपिडर्मिस है, ये जो यहाँ का एपिडर्मिस है ये फैलेगा। एंड उस जो ये यहाँ पे ऐसा बना था ना, प्लाज्मा क्लॉट बना था, उस प्लाज्मा क्लॉट के ऊपर ऊपर पूरा का पूरा ऐसे चढ़ जाएगा। है ना, समझ रहे हो मेरी बात? ये देखो, ये जो लेयर है, ये एपिडर्मिस, इधर वाली एपिडर्मिस इसके ऊपर 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 ऐसे चढ़ जाएगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाउंड एपिडर्मिस बोलते हैं, जो कि आके जाके क्या बनाता है? एपिडर्मल कैप बनाता है। ओके, बस वही चीज यहाँ पे लिखा है। ठीक है,
The nerves innervating the limb degenerate for short distance proximal to plane of imputation. ये अच्छी बात लिखी हुई, बट अभी इसको जाने दो एज अ ग्रेजुएशन लेवल. ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 days, 4 days बाद द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द टिश्यू बीनीथ द वाउंड इपोडर्मिस आर डिग्रेडेड. यानी वाउंड इपोडर्मिस बना, उसके लगभग 4 दिन बाद आपका क्या होगा, जो उसके नीचे का जो टिश्यू है वो क्या हो जाएगा, डिग्रेड होने लगेगा, यानी टूटने लगेगा, है ना. एंड लिबरेटिंग सिंगल सेल्स दैट अंडरगो ड्रामेटिक डिफरेंशिएशन, bone cells, cartilage, fibroblast, myoblast, all those cell differentiated characteristics. ठीक है. जैसे ही वो यही बोल रहा है, पहले बॉन्ड डिपोडर्मिस, तो देखो फिर से समझो. सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे ये प्लाज्मा क्लॉट बना, एंड प्लाज्मा क्लॉट ये जो यहाँ की सेल्स हैं वो आगे जाके बढ़ के ऐसे जाके ये बना लेंगे, ये बन गया बॉन्ड डिपोडर्मिस. ठीक है. अब यू नो दैट कि यहाँ की जो कुछ सेल्स होंगी जो प्रोटीन से रिलेटेड होंगी, मसल से रिलेटेड होंगी, तो उनको तो पहले तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके नॉर्मल, देखो डी डिफ्रेंसिएशन में कौन सी सेल पार्टिसिपेट कर रही है, आपकी मायोब्लास्ट सेल हो गई, ठीक है, बोन सेल्स हो गई, फाइब्रोब्लास्ट सेल हो गई, नर्व सेल हो गई, ये कंट्रीब्यूट करे. उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत मसल्स है ना, प्रोटीन्स है. उन सबको तोड़ने के लिए सबसे पहले कौन आएगा, प्रोटीएज आएगा, जो कि क्या करेगा, उसको डिग्रेड कर देगा, फिर आपका डी डिफ्रेंसिएशन होगा. आई ना मेरी बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना. ओके. तो यहाँ से प्रोटीएजेस रिलीज होगा, है ना. यहाँ से प्रोटीएजेस रिलीज होगा, एंड जो बॉन्ड एपिडर्मिस से, ठीक है, एंड बीनीथ द बॉन्ड एपिडर्मिस जितना भी आपका से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी उस कार्टिलेज सेल्स, बोन सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, मायोब्लास्ट सेल्स, इन सब के अलावा वो सारा चीज क्या कर दिया जाएगा, डिग्रेड कर दिया जाएगा. एंड फिर आपके जो बोन सेल्स, कार्टिलेज सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, मायोब्लास्ट है, ये अपना डिफरेंशिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स छोड़ के अनडिफरेंशिएटेड हो जाते हैं. अब अनडिफरेंशिएटेड होने के लिए भी उनको कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, ठीक है. कुछ सेल्स के जो जीन्स है ना, जीन्स कौन कौन से, वो डिफरेंशिएटेड टिश्यू के जीन्स, यानी जो ये सेल्स मैंने बताया, बोन सेल्स, कार्टिलेज, फर्स्ट सेल, ये मायोब्लास्ट सेल, इन सेल्स के ये सेल्स अभी डिफरेंशिएटेड है. डिफरेंशिएटेड यानी इनको काम पता है, मैंने अच्छे से इस बात समझा जाइए, ठीक है. तो इनके जो कुछ जीन है, लाइक MRF4, MIF5 जीन्स, ठीक है. जनरली ये जीन्स किसमें, ये जीन्स किसमें है, मसल सेल्स में. ध्यान से सुनो, ये जीन्स किसमें, मसल सेल्स के MRF एंड MIF जीन्स जो है वो डाउन रेगुलेटेड होंगे. डाउन रेगुलेटेड यानी ये जीन्स कम हो जाएंगे, ये जीन्स कम हो जाएंगे. व्हाइल देयर आर ड्रामेटिक इंक्रीज इन द एमिक्शन MSX1 that are associated with the proliferating progress zone mesenchyme of the embryonic limb. ठीक है. कहने का मतलब मसल सेल्स की जो जीन्स हैं MRF4 एंड MIF5, ये डाउन रेगुलेटेड हो जाएंगे, ये कम हो जाएंगे, और MSX1 ये आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जो कि प्रोलिफरेटिंग, जो कि किससे रिलेटेड है, प्रोलिफरेटिंग प्रोग्रेस जोन से रिलेटेड है, यानी ये प्रोलिफरेशन कराएगा बहुत तेज, ठीक है, मीजेनकाइम का, ठीक है, एम्ब्रियोनिक लिंग में जो पाया जाता है, ठीक है. तो हम अगर बात करें कि डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू में क्या होगा, सबसे पहले जो मसल सेल्स है उसमें ये दो जीन्स कम हो जाएंगी, एंड MX1 जो है वो जीन्स बहुत ज्यादा एक्सप्रेस होगा, ठीक है. तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा जल्दी तेज में प्रोलिफरेशन होगा, एंड ये लो होगा तो इससे क्या होगा, डी डिफरेंशिएशन होगा, यानी ये जो डिफरेंशिएटेड टिश्यू है ये अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू हो जाएंगे. एंड MX फर्स्ट क्या करेगा, बहुत तेज प्रोलिफरेशन कराएगा, जिससे बहुत सारे सेल्स का ग्रुप बन जाएगा, मास बन जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेशन ब्लास्टिमा बोलते हैं, ठीक है. तो एंड दीज सेल्स आर द वंस दैट विल कंटिन्यू टू प्रोलिफरेट. ये जो सेल्स है रीजनरेशन ब्लास्टमा की, वो अपना लगातार प्रोलिफरेट होती रहेंगी, एंड विल इवेंचुअली रीडिफरेंशिएट, है ना. अनडिफरेंशिएशन के बाद अब रीडिफरेंशिएशन हो गया, यानी लिम्ब के नए नए स्ट्रक्चर बनाना चालू कर देंगी, जो कि लिम्ब के लिए जरूरी था, ठीक है ना.
मोर एवर ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी टाइम में जो वॉन्ड इपिडर्मिस है वो क्या होती जाएगी, थिक होती जाएगी। मैंने बताया ना वॉन्ड इपिडर्मिस से ही क्या बना है, एपिकल इपिडर्मल कैप, कैसे थिक होता जाएगा। एंड ये एकदम एपिकल एक्टोडर्मल रिज की तरीके काम करेगी ड्यूरिंग द नॉर्मल लिम्ब डेवलपमेंट। जब नॉर्मल लिम्ब डेवलपमेंट होता है, यानी जब उसको कट नहीं करा, जब बन रहा होता रियल में, है ना, उस टाइम पे एपिकल एक्टोडर्मल रिज बनता है। सेम टू सेम यहाँ पे एपिकल इपिडर्मल कैप वैसा ही काम करता है। बात समझ में आई? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या? सो नाउ अगर हम बात करें अब प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लास्टिमा सेल्स, ब्लास्टिमा सेल्स का प्रोलिफरेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यू नो दैट कि ये आपका एपिकल एक्टोडर्मल कैप है जो कि वाउंड इपिडर्मिस के थिकनेस से बना हुआ है ना। आवाज आ रही है ना? ओके, ठीक है। एपिकल एक्टोडर्मल का है, यहां से बेटा एक फैक्टर आएगा, ग्रोथ फैक्टर FGF8। ग्रोथ फैक्टर का नाम क्या है, FGF8, ठीक है। जो कि कौन स्टिमुलेट कर रहा है, जो कि कौन निकाल रहा है, एपिकल इपिडर्मल कैप या एक्टोडर्मल कैप, ठीक है, FGF8, ठीक है। तो so the growth of regeneration blastema depends upon the presence of both AEC and nerves। अगर हम बात करें कि रीजनरेशन ब्लास्टिमा का ग्रोथ कैसे होगा, रीजनरेशन ब्लास्टिमा के ग्रोथ से ही रीडिफरेंशिएशन होगा एंड न्यू स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। तो उसके ग्रोथ में कौन मदद कर रहा है, तो एपिकल इपिडर्मल कैप स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ ब्लास्टिमा। कैसे, FGF8 फैक्टर को रिलीज करके। FGF8 फैक्टर इज अ ग्रोथ फैक्टर, बट द इफेक्ट ऑफ EAEG इज ओनली पॉसिबल इफ नर्व्स आर प्रेजेंट, है ना। अगर नर्व्स सेल्स प्रेजेंट होगी, नर्व सेल्स प्रेजेंट होगी, तभी ये FGF8 वर्क कर पाएगा, है ना। मतलब एपिकल एक्टोडर्मल कैप का इफेक्ट शो होगा ब्लास्टिमा में। जहां पे अगर आप लोग देखोगे ये जो सेल्स है, ये ब्लास्टिमा है, पूरा रेड वाला पोर्शन, एंड इस ब्लास्टिमा सेल्स में, प्लास्टिमा सेल्स किससे एसोसिएटेड, तुरंत जुड़ा है किससे, ये ग्रीन वाले पोर्शन से, जो कि FGF8 निकाल देगा। बट अगर ये नर्व्स, ये देखो ध्यान से देखो, दिख रहा है नर्व्स, अगर ये नर्व्स अगर यहां तक ना पहुंचे रीजनरेशन ब्लास्टिमा तक, तो आपका ये FGF8 वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो वो मतलब दो चीजें जरूरी है, एक एपिकल इपिडर्मल कैप भी होना चाहिए, नर्व्स भी होना चाहिए, ठीक है। तो एंड both sensory and motor axon is threshold amount should be innervate the blastema, such as sensory axon make the contact of the epidermal blastema। ये चीजें आप छोड़ सकते हो, ठीक है। ये चीजें छोड़ मैं बता सकता हूँ कि जो सेंसरी एंड मोटर जो एक्सॉन्स है, उसको एक थ्रेशोल्ड अमाउंट का, अब वो चीज आपको पता नहीं होगा, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल वगैरह आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, तो उसको भी जाने देता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट रीजनरेटेड नर्व्स आर नेसेसरी फॉर द प्रोलिफरेशन एंड आउटग्रोथ ऑफ ब्लास्टिमा। यानी जो आपके न्यू नर्व्स जो रीजनरेट कर रही हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं ब्लास्टिमा के ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन के लिए। इफ द लिम्ब इज फर्स्ट इनरवेट एंड देन एम्पुटेटेड, नो जनरेशन विल अकर। अगर हम क्या करें, उस लिम्ब को, लिम्ब इज फर्स्ट इनरवेट एंड देन एम्पुटेटेड, यानी लिम्ब को हम क्या कर दें, पहले उसका इनरवेट करके उसका नर्व्स वगैरह सब निकाल लें एंड फिर उसको हम कट कर दें, उसका नर्व्स किल करके एंड फिर उसको कट कर दें, तो यहाँ पे हम लोग देखा गया कि यहाँ पे रीजनरेशन नहीं होता, यानी आपका जो नर्व्स है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर दैट प्रोसेस, ठीक है। ओके, यानी इनरवेट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज एक सेकंड मैं इसका एकदम क्लियर वर्ड ढूंढ लेता हूँ। इनरवेट मीन्स, सेम बात है कि इनरवेट का मतलब होता है कि एनर्जी को उसको कम कर देना, यानी उसका इफेक्ट एकदम खत्म कर देना, है ना। तो अगर लिम्ब को, इफ द फर्स्ट इज लिम्ब इज इनरवेट एंड देन एम्पुटेटेड, तो नो जनरेशन, नो रीजनरेशन अकर, यानी हम उसके पूरे इफेक्ट को हम क्या कर दें, एकदम से खत्म कर दें, ठीक है। सो यही बात है ना। So if a wound is made up the epidermis of proximal limb and nerve is then diverted to the wound area, blastema like bud will form, but not fully regenerated limb, है ना। अगर हम जो वाउंड है, मतलब जो घाव है, इज मेड इन द एपिडर्मिस के मतलब प्रॉक्सिमल लिम्ब के एपिडर्मिस में जब हम वाउंड करते हैं,
एंड नर्व्स देन डाइवर्टेड, एंड नर्व्स को हम क्या कर दे, डाइवर्ट कर दे, यानी अपोजिट डायरेक्शन में कर दे टू द वाउंड एरिया, तो ब्लास्टिमा लाइक बड तो बनेगा बट उसमें रीजनरेशन नहीं होगा। आप लोग समझ रहे हो कि रीजनरेशन के लिए क्या होगा कि आपका जो नर्व्स यहाँ पे होना चाहिए, ब्लास्टिमा के तरफ एक्सॉन्स होने चाहिए, उसके रीजनरेटिंग एक्सॉन्स ब्लास्टिमा के तरफ होने चाहिए, ना कि डाइवर्टेड होने चाहिए। वही चीज यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? सो दीज आर द साइन, ये पूरा का पूरा ये सारा चीज बताता है कि किस डायरेक्शन में क्या होगा। तो आप लोग को बस इतना समझना है कि जो कंपटीशन के लिए भी और आपके लिए भी जरूरी है कि लिम्ब के रीजनरेशन में जो रीजनरेटिंग नर्व्स होती हैं वो इंपॉर्टेंट सिग्नल देती हैं किसको, एईसी को, यानी एपिकल इकिड एक्टोडर्मल कैप को, है ना। बात समझ में आई? रीजनरेटिंग नर्व्स जो है वो सिग्नल देती है कि किस पैटर्न में कैसे आपको ग्रोथ करनी है। वो आपका प्रॉक्सिमल, एंटीरियर, पोस्टीरियर लोकेशन डिसाइड करेगा, है ना, सब कुछ वही बताएगा, ठीक है। ओके। However, experiment have shown that neural conductance, action potential release of acetylcholine is not required to promote limb regeneration. If neural activity is not required, then what are the regenerating axons providing the limb blastima? ठीक है। एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो एक्शन पोटेंशियल है, एक्शन पोटेंशियल आप लोगों ने ग्रेजुएशन में अभी पढ़ाया नहीं गया होगा, ठीक है। मे बी आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, एक्शन पोटेंशियल पढ़ा है, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल में एक्शन पोटेंशियल और एसिटिल कोलिन का निकलना वो लिम्ब रीजनरेशन में को प्रमोट नहीं करता। तो अगर वो लिम्ब रीजनरेशन को प्रमोट नहीं करता जो कि न्यूरल एक्टिविटी है, अगर एक्शन पोटेंशियल नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एक चींटी भी काटती है तो तुरंत आपकी बॉडी में एक्शन पोटेंशियल आता है एंड आपके ब्रेन तक वो पहुंचता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो वो चीज एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो वो ऐसा एक्सपेरिमेंट से पता चला कि एक्शन पोटेंशियल एंड एसिटिल कोलिन का जो रिलीज होता है, एसिटिल कोलिन सिनैप्स बनाता है, सिनैप्स सुना होगा ना, नर्व्स के बीच में सिनैप्स, ठीक है। तो ये दोनों के रिलीज आपका क्या है, लिम्ब रीजनरेशन में अगर वर्क नहीं कर रहा है तो आपका जो रीजनरेटिंग एक्सॉन्स है वो क्या लिम्ब ब्लास्टिमा को प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो न्यूरॉन्स है कुछ रिलीज फैक्टर, मतलब कुछ फैक्टर को रिलीज करते हैं जो कि प्रोलिफेरेशन और ब्लास्टिमा सेल्स में मदद करती है, ब्लास्टिमा सेल्स के प्रोलिफेरेशन में मदद करती है। ये समझ में आ गया कि न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं, कुछ फैक्टर्स को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। Then there have been many candidates serves as a nerve directed blastema mitogen, ठीक है। बहुत सारे जो अपने साइंटिस्ट है वो ये ऐसा बोलते हैं कि जो नर्व डिराइव्ड ब्लास्टिमा है, मतलब नर्व से बनी हुई जो ब्लास्टिमा है ना, उसको ब्लास्टिमा माइटोजन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइटोजन बोलते हैं। बट प्रोबेबली द बेस्ट कैंडिडेट इज न्यूट एंटीरियर ग्रेडियंट प्रोटीन। लेकिन जो बेस्ट जो फैक्टर है वो कौन सा फैक्टर है बेटा, जो बेस्ट फैक्टर है वो कौन सा फैक्टर है, न्यूट एंटीरियर ग्रेडियंट प्रोटीन। न्यूट समझ, न्यूट जानते हो आप लोग? No. इसे बोलते हैं न्यूट, है ना। और इस न्यूट के नाम पे ही ये फैक्टर का नाम पड़ा है। मतलब ये जो फैक्टर है न्यूट एंटीरियर ग्रेडियंट प्रोटीन, जो स्क्रीन दिख रही है ना, ये जो न्यूट एंटीरियर ग्रेडियंट जो प्रोटीन जो फैक्टर है, ये जो फैक्टर है ये क्या करता है, ब्लास्टिमा के प्रोलिफरेशन के में मदद करता है। कल्चर में ब्लास्टिमा सेल्स के प्रोलिफरेशन में ये हेल्प करता है। कौन सा, नैग। नैग हमेशा याद रखना, नैग कहाँ से आया है, नैग नर्व से आया ये फैक्टर, एंड ये फैक्टर आपको प्रोलिफरेशन में मदद करता है, ठीक है। अगर हम कोई भी एक्टिवेटेड जो नैग जीन्स है, नैग जीन्स जो नैग एंटीरियर प्रोटीन कहाँ से बनता है, नैग जीन से बनता है। ये प्रोटीन है, बनाएगा कौन, नैग जीन्स। अगर हम किसी भी डिफरेंशिएटिंग एम्पुटेटेड लिम्ब के डिफरेंशिएटेड टिश्यू में हम लोग नैग जीन को इनकैपुलेट लगा देते हैं, दैट हैव बी इनर्वेटेड द लिम्ब आर एबल टू रीजनरेट,
ठीक है। तो आपका लिम्ब क्या होने लगता है, रीजनरेट होने लगता है, यानी नैग जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मेन जो है रीजनरेशन के लिए। बात समझ में आई? तो जैसे हम बात समझ में आई ना कि अगर मैं नैग जीन्स को किसी भी ऐसे टिश्यू में लगा दूं जो कि एम्पुटेटेड लिम्ब का पार्ट था, ठीक है, तो वहाँ की जो डिफरेंशिएटेड सेल्स है उसमें क्या हो जाएगा, रीजनरेशन होने लगेगा। ठीक है। अगर नैग को एडमिनिस्ट्रेट नहीं किया तो द रिमेनिंग द लिम्स रिमेन्स स्टम्प, जो लिम्ब है वो रीजनरेट नहीं करेगा, लिम्ब ऐसा स्टम्प की तरीके बना रहेगा। लाइक अगर मैं इसको कट कर दूं तो यू कट कर दिया, अब ये स्टम्प की तरीके बस ऐसे बन जाएगा, जैसे इंसान में हाथ को काट दो ना तो बस वो अब पूरा का पूरा हाथ का रीजनरेट होता है, वो स्टम्प की तरीके बन जाता है। स्टम्प समझ रहे हो ना, यू ऐसे कट करा तो यूं ऐसे बस फूल गया, ये स्टम्प है। ठीक है। तो नैग समझ गया ना, नैग बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। मोरर नैग इज ओनली मिनिमल एक्सप्रेस्ड इन नॉर्मल लिम्ब बट इट इज इंड्यूस्ड इन सॉन सेल एंड अराउंड द एक्सॉन अराउंड द रीजनरेटिंग एक्सॉन विद इन द 5 days ऑफ एम्पुटेशन। ठीक है। लेकिन ये नैग कहाँ पे बनता है, नैग इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन नॉर्मल लिम्ब, नॉर्मल लिम्ब में नैग लेन बनता है कहाँ पे, स्वान सेल्स में। ठीक है। बट इट इज इंड्यूस्ड इन स्वान सेल्स। ठीक है। नैग सेल्स जो नैग जीन है वो बहुत मिनिमली, बहुत थोड़ा सा एक्सप्रेस होता है नॉर्मल लिम्स में, बट ये कहाँ पे इंड्यूस होता है, स्वान सेल्स में इंड्यूस होता है, जो कि रीजनरेटिंग एक्सॉन्स में है ना। और विद इन 5 days ऑफ एम्पुटेशन, अगर सॉन सेल आपको नहीं पता तो सॉन सेल बता दूं, ये आपका मान लीजिए एक्सॉन है ना। तो एक्सॉन में ऐसे करके सेल बनी रहती है, ऐसे करके पढ़ा है, इसको बोलते हैं हम लोग स्वान सेल। तो जो ये जो लिम्ब है, लिम्ब के एसोसिएटेड जो आपके रीजनरेटिंग एक्सॉन्स है, वहाँ के जो स्वान सेल्स है वहाँ पे ये इंड्यूस होता है। ठीक है। फिर तो यहाँ पे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इससे आपको लेना देना नहीं है। बस ये जो टॉपिक है ये आपका यहाँ से खत्म हो जाता है। इसे भी जो लिखा है उसको भी एक बार देख लो, फिर मैं आपको 5 में पूरा रिवाइज कर लेता हूँ। ठीक है। तो इसमें बस इतना लिखा है कि जब रिसर्चर ने इसको रिसर्च ने ये प्रूव करा कि जो नैग जो है ना, यानी न्यूट एंटीरियर ग्रेडियंट जो प्रोटीन है, वो नर्व डिपेंडेंट रीजनरेशन का मेन माइटोजन है। माइटोजन का मतलब होता है ग्रोथ सिग्नल, माइटोजन मतलब ग्रोथ सिग्नल। तो दीज नर्व सजेस्ट दैट नैग जो एलोन इज द प्राइमरी माइटोजन, प्राइमरी माइटोजन यानी जो फर्स्ट ग्रोथ सिग्नल है। ठीक है। जो कि नर्व डिपेंडेंट रीजनरेशन का है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर नर्व डिपेंडेंट रीजनरेशन। आई मेरी बात समझ में? फिर से समझो मेरी बात, बार बार कह रहा हूँ। रिसर्चर ने क्या बोला कि ये जो नैग है, नैग यानी न्यूट एंटीरियर ग्रेडियंट प्रोटीन है, एलोन इज रिस्पॉन्सिबल, इज द प्राइमरी माइटोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर नर्व डिपेंडेंट रीजनरेशन, यानी जो नर्व डिपेंडेंट रीजनरेशन है, नर्व से डिपेंडेंट है, मतलब नर्व के बिना नहीं रीजनरेशन होगा, उसके लिए जो प्राइमरी माइटोजन है, जो फर्स्ट सिग्नल है, वो आपका क्या है, नैग है। आए मेरी बात समझ में? और ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कंपटीशन में, प्रॉड वन। प्रॉड वन क्या है? प्रॉड वन इज द रिसेप्टर फॉर नैगजीन। ठीक है। प्रॉड फर्स्ट क्या है? प्रॉड फर्स्ट इज द रिसेप्टर फॉर नैग जीन। ठीक है। देखिए बेटा, इपीमॉर्फोसिस क्या होता है, उसको अगर हम 5 मिनट में फिर से अलग से समझ लें तो इपीमॉर्फोसिस का मतलब होता है कि आपका जो डैमेज या फिर मिसिंग पार्ट है फिर से रीजनरेट कर जाए। कैसे? एक रीजनरेशन ब्लास्टिमा के बनने से। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मैं पॉइंट वाइज बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करा, एम्पुटेशन करा, यानी लिम्ब को एम्पुटेशन करा, लिम्ब को क्या कर दिया, कट कर दिया। जब हम उस लिम्ब को ऐसे कट कर देंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां की जो इपिडर्मल सेल्स थी
जो वहां की जो इपिडर्मल सेल्स थी वो क्या कर गई, माइग्रेट कर गई। इपिडर्मल सेल्स जो ये वाली सेल्स थी, यहाँ की जो सेल्स है माइग्रेट कर गई, इसके ऊपर उन्होंने क्या बना लिया, क्या बना लिया, वुंड इपिडर्मिस, ठीक है ना। और ये वुंड इपिडर्मिस क्या होगी, थिक हो जाएगी, तो ये क्या बनाएगा आगे जाके, एपिकल एक्टोडर्मल कैप। यहां तक क्लियर है, बोलते जाओ। यस सर। दूसरा काम क्या होगा बेटा, डी डिफरेंशिएशन का। डी डिफरेंशिएशन में क्या होगा, जो आपका अंडर द एईसी यानी इस एपिकल एक्टोडर्मल कैप के नीचे की जो सेल्स है ना, वो क्या चले, वो कहाँ पे चले जाएंगे, डी डिफरेंशिएटेड में। कौन कौन सी सेल्स, मायोब्लास्ट हो गया, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट हो गया, ठीक है, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, यही तो सेल थी। ये सारी सेल्स कैसी होंगी, अपना स्पेशलाइजेशन क्या कर देंगी, छोड़ देंगी, यानी अपना ये क्या हो जाएंगी, अनडिफरेंशिएटेड हो जाएंगी, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डी डिफरेंशिएटेड सेल हो जाती है। और ये क्या बन जाती है, आपकी अनडिफरेंशिएटेड सेल बन जाती है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स मीजेनकाइम सेल्स बन जाती है, ठीक है। और भी एक स्टेप यहाँ पे मैंने मिस कर दिया, कि जो एपिकल एपिडर्मल कैप के जो नीचे आपका इन सेल्स के अलावा जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा, उसको कौन मारेगा बताओ। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी तो होगा, प्रोटीन वगैरह, मसल्स वगैरह, उनको जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होगा इन सेल्स के अलावा, उसको कौन, प्रोटीएज क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा। पढ़ाया था। यस सर। ठीक है, जहां पे नहीं समझ में आप बता देना, क्योंकि इसके बाद नहीं बताने वाला। तीसरा, अब डी डिफरेंशिएशन भी हो गया। अब उस डी डिफरेंशिएशन से क्या बनेगा, ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, जिससे क्या बनेगा, ब्लास्टिमा का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ब्लास्टिमा फॉर्मेशन होगा, है ना, ब्लास्टिमा फॉर्मेशन होगा। ब्लास्टिमा कहाँ बना है, एईसी के अंदर, एपिकल एक्टोडर्मल कैप के नीचे बनेगा। अब उसके लिए उस ब्लास्टिमा फॉर्मेशन में किसने हेल्प करी थी, ब्लास्टिमा फॉर्मेशन में, यू नो दैट कि यहाँ से ये आपका ब्लास्टिमा यहाँ पे बना है, एंड ये आपका एईसी है, ठीक है। तो एईसी से एक फैक्टर था F8, वो उसने क्या करा था, ब्लास्टिमा के प्रोलिफरेशन में मदद करा था, ब्लास्टिमा के जिससे ब्लास्टिमा बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट कर रहा था, यानी सेल डिवाइड हो रहे थे बार बार। आई मेरी बात समझ में। फिर हम लोगों ने बाद में एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चला कि जो FGH फैक्टर है अकेले तो काम करता नहीं है, ये किसके साथ काम करता है, रीजनरेटिंग नर्व से काम करता है। तो रीजनरेटिंग नर्व करता क्या है, रीजनरेटिंग नर्व एक क्रुशियल फैक्टर निकालता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नैग। क्या निकालता है, नैग यानी न्यूट एंटीरियर ग्रेडियंट प्रोटीन, वो निकालता है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन है, ये सिग्नल देती है, ये एक आपका प्राइमरी माइटोजन है। प्राइमरी माइटोजन का मतलब होता है सिग्नल करना, ये आपका प्राइमरी माइटोजन है। आपका जो ये प्राइमरी माइटोजन किसको सिग्नल देता है, आपका रीजनरेटिंग नर्व्स को सिग्नल देता है, एंड वो आपका हेल्प करता है आपका फिर प्रोलिफरेशन। ये जो दोनों चीज एक साथ प्रोलिफरेशन में आपका मदद करती है। फिर प्रोलिफरेशन के बाद आपका क्या होगा, चौथा पॉइंट, रीडिफरेंशिएशन होगा। एंड रीडिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया, आपका फिर से वो जो मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है, फिर से रीडिफरेंशिएशन हो गए, सबसे क्या हो गया, स्पेशलाइज हो जाएंगी वो जो सेल्स जो अनडिफरेंशिएटेड सेल हो गई। कोई मसल सेल्स बनाएगा, कोई बोन सेल्स बनाएगा, कोई स्किन सेल्स बनाएगा, कोई नर्व सेल्स बनाएगा, ये सारा चीज करेगा। साथ साथ में यहाँ पे पैटर्न फॉर्मेशन होगा। पैटर्न फॉर्मेशन का मतलब हो क्या, प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है, वो भी यहाँ पे होगा। आई मेरी बात समझ में। और जब रीजनरेशन होगा तो आपका स्टेम जो है वो सॉरी आपका जो पार्ट है वो इलोंगेट करेगा, एंड आपका फुल प्रॉक्सिमल डिस्टल एंड से आपका अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी। आई मेरी बात समझ में। बस इतना अगर आपको समझ में आ गया तो हाँ, ग्रेजुएशन लेवल में आप अच्छे से समझ रहे हो इपीमॉर्फोसिस को। आया समझ में यहाँ तक। यस सर।